थ्योरीज नहीं, लॉ दिया गया है। थ्योरी फेल हो सकता है, लॉ फेल नहीं होता है। अभी तक में इनके लॉ फेल नहीं, मतलब जो बोला गया है वो फेल नहीं हुआ है। तो जो हम सोचते हैं दैट इज हाइपोथेसिस, यदि और लोग सोचने लगे और वो चीज़ जो है ज़्यादा ब्रॉड रूप में एक्सेप्टेड हो जाए दैट इज थ्योरी। और फिर अगर सब लोग अगर एक्सेप्ट कर ले और उसको कोई नकार ना पाए, उसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर पाए, उसको कोई डिस्कार्ड नहीं कर पाए, दैट बिकम्स लॉ। तो लॉ कभी फेल नहीं होता है, थ्योरी फेल हो सकता है लेकिन लॉ कभी फेल नहीं होता है। लॉ क्या है? न्यूटन्स का 3 लॉ है जो कि मेनली हम लोग जानते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, या व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कहता है किसी भी बॉडी पे यदि बहुत तरह के फोर्स लग रहे हैं, फोर्स, पुल और पुश को हम लोग फोर्स कह रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स वेक्टरली अगर दी जीरो हो जाएगा देन वो बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं होगा, एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि यदि आप किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं और नेट फोर्स जीरो ना हो तो उस समय उसके पास में एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन होगा F इक्वल टू ma के फॉर्मूला से। और थर्ड लॉ क्या कहता है, यदि किसी बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं F, तो ये बॉडी भी हम पे फोर्स लगाएगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो डायरेक्शन, चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट, तो इसका वैल्यू होगा -F। यानी कि हम इस पे F फोर्स लगा रहे हैं तो ये हम पे फोर्स लगाएगा -F, माइनस बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों का वैल्यू जो है सेम है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये 3 लॉ पे काम करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि हम फोर्स कहीं लगा रहे हैं या फिर कोई बॉडी पे लगे या कहीं भी लगे तो हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। मेनली हम लोग सिस्टम और जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट या सिस्टम के अंदर में जहां जो बॉडी है उस पर जो फोर्स लग रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिस्टम क्या है? मान लेते हैं एक लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिफ्ट में हम बैठे खड़े हैं, यहाँ एक लैंप, जो बल्ब जिस पे जलता है वो लैंप लटका हुआ है, और एक आदमी इस चीज को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। तो यदि हम बात करेंगे ग्राउंड के लिए, जो पर्सन ए है, तो उसके लिए सिस्टम क्या होगा? ये लिफ्ट, ये ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर में है, और ये लैंप, ये सभी इसके ऑब्जर्विंग मटेरियल्स होंगे, इसलिए इनको सिस्टम कहा जाएगा। लेकिन अगर वही आदमी अगर लिफ्ट में है और उसका नाम बी है, किसी दूसरे समय में या फिर दूसरे लोग ही हैं बी में, तो बी के लिए सिस्टम क्या होगा? बी केवल ऑब्जर्व कर रहा है, लिफ्ट तो वो लिफ्ट के अंदर में ही है लेकिन ऑब्जर्व कर रहा है इस लैंप को, तो ये इसका सिस्टम हो जाएगा। इसके लिए ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, लेकिन इसके लिए ये सिस्टम है। तो सिस्टम डिपेंड करता है कि हम किसको स्टडी करते हैं, यानी कि जो स्टडी का पार्ट होता है दैट इज सिस्टम। अब अगर हम किसी पुली में ब्लॉक को लटका हुआ अगर देख रहे हैं, तो उस केस में हमारे लिए सिस्टम ये ब्लॉक जिसका मास कैपिटल है, ये ब्लॉक जिसका मास m है, और ये थ्रेड जिससे वो लटका हुआ है, ये हमारे लिए सिस्टम होगा। यदि पुली को हम नहीं, पुली का मास और उसका डायमेंशन अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ये मेरे लिए सिस्टम होगा। लेकिन अगर पुली को हम देखें कि नहीं वो किसी रेडियस r का है, इसका मतलब इसमें हम अगर हम बात करेंगे कि नहीं हम पुली को घूमता हुआ भी देखना चाह रहे हैं तो पुली भी एक सिस्टम हो जाएगा। उस समय सिस्टम हमारा ये मास कैपिटल M, स्मॉल मास m, और ये धागा जो टेंशन कह रहे हैं, जो है टेंशन कह लीजिए, या फिर ये पुली भी उस तरह से उस केस में सिस्टम हो जाएगा। लेकिन पहले के केस में ये दोनों ब्लॉक सिस्टम था और ये लटका हुआ था। अब अगर हम इसका एंगुलर मोशन भी स्टडी करने लगे पुली का तो ये भी सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम क्या हुआ? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द पार्ट in which
वी स्टडी अबाउट न्यूटन्स लॉ, पार्ट ऑफ यूनिवर्स का वो पार्ट, ब्रह्मांड का वो पार्ट। अब यहाँ पे अगर देश दुनिया अगर कुछ भी हो रहा है, कार जा रहा है, मान लीजिए बगल से कार जो है जा रहा है, ये कार जा रहा है और उसी के बगल में यहाँ ये इस तरह से लटका हुआ है, तो हम कार को ऑब्जर्व अगर भी कर लेंगे तो ये सिस्टम हो जाएगा। हम इसको नहीं मानेंगे सिस्टम, हम इसका स्टडी करने लगेंगे तो वो सिस्टम हो जाएगा। क्या कार कितने फोर्स से इसको खींचा जा रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो अगर हम इसका स्टडी करने लगेंगे तो ये सिस्टम हो जाएगा, इसका स्टडी करेंगे तो ये सिस्टम है, इसका स्टडी करेंगे तो इसका सिस्टम, ये सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब हुआ कि जिसका हम स्टडी करेंगे। अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम किसी के रेस्पेक्ट में हम कैसे बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो किसी सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पर लगने वाले फोर्स को हम लोग कैसे, उस पर लगने वाला फोर्स जो है उस पर हम कैसे जो है देखा। जैसे ये पिंजड़ा हुआ, इसमें तोता यहाँ पे रहता है, ये पिंजड़ा है, इस पे इसको हम इस तरह से खींचे हुए हैं। यदि हम इसको खींचे हुए नहीं रहे तो ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच लेगी, इसको छोड़ देंगे तो पिंजड़ा नीचे गिर जाएगा। लेकिन पिंजड़ा अभी स्टेशनरी है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पे अभी जीरो है इस पे। लेकिन इसके अंदर में जो आप देख रहे हैं, जो झूला झूल रहा है, ये जो अंदर में जहाँ तोता रहता है वो अभी भी ऑसिलेट कर रहा है। तो इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो नेट फोर्स इस पे जीरो, इसलिए स्टेशनरी है, लेकिन उस पर तो फोर्स लग रहा है। तो उसमें कौन सा फोर्स है उसको स्टडी करने के लिए इस पिंजड़े के अंदर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ सीडो फोर्स का कंसेप्ट आता है, उस फोर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। और अगर इधर से देखें तो इस पिंजड़े को छोड़ करके केवल उसी को ऑसिलेट करते हुए देखेंगे तो उसका स्टडी करेंगे। तो पिंजड़े के अंदर में जो है वो ऑसिलेटिंग मटेरियल्स जो है, जो आपको दिख रहा है रिंग, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए पिंजड़े के लिए तो कैसे बनाया जाएगा, तो मानते हैं एक रूफ है, ये छत है जिससे हुक लगा हुआ है, इसी पे हम जो है पिंजड़े को बना दिए इस तरह से, ये पिंजड़ा हुआ। इस पिंजड़े का मास है m, पिंजड़े का मास m है। तो ये हुक अगर भी कमजोर रहता तो हो सकता है कि ये पिंजड़ा, ये हुक कमजोर रहता है तो टूट करके गिर जाता है, ये धागे से अगर भी पकड़े रहते हैं तो टूट करके गिर जाता है। लेकिन कितना टेंशन ये सह सकता है, फोर्स इस पर पिंजड़े पे क्या लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, उसको देखिए। तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम से दिखाएंगे। इधर इसको बॉडी पॉइंट के रूप में दिखाते हैं, इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और इस पिंजड़े को एक ऊपर से ओर जो हम पकड़े हुए थे तो ऊपर से फोर्स लगा रहे थे जिसको बोल रहे हैं टेंशन, इसको कह रहे हैं टी। और चूंकि इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए न्यूटन्स का लॉ अगर भी लगाया जाएगा तो नेट फोर्स इसमें जीरो है, तो बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं होगा। लेकिन नेट फोर्स क्या है इसका, तो mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और t का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो उस केस में mg माइनस t इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो उस केस में हम लोग 10 t का जो है वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगा, दैट इज mg। इसका मतलब हम कितना टेंशन लगा रहे हैं वह है mg। जितना भार होते जाएगा टेंशन उतना ही ज्यादा होते जाएगा। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर भार ज्यादा है तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ इस पिंजड़े का। मान लेते हैं एक पुली से लटक रहा है दो मास, एक बड़ा मास है कैपिटल M, एक छोटा मास है स्मॉल m। और इस बॉडी, ये बड़ा मास है और ये छोटा मास है, तो ऑब्वियसली अगर इसको छोड़ देंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, तो आपको जो लग रहा है वो सही है। ये नीचे की ओर जाएगा और ये अप साइड की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर जाएगा। इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होगा और इसका मूवमेंट नीचे की ओर होगा। अब हम एक साथ में दोनों को नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक साथ में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या लेंगे, तो इस पर फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। और ऊपर की ओर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको टेंशन कह रहे हैं, T है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, T टेंशन जिसको टेंशन कहा जा रहा है, वो ऊपर की ओर है। तो इस पे फोर्स ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, लेकिन नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है, इस कारण से तो ये नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो इसका अगर भी हम न्यूटन्स लॉ अगर भी लगाएं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर लगाएं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये फोर्स ज्यादा है mg माइनस अप साइड वाला फोर्स कम है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
m। अब अगर यदि कहा जाए कि इसमें टेंशन क्या है, तो यदि टेंशन निकालना चाहते हैं तो टेंशन इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस माइनस हो जाएगा कैपिटल MA। m कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब g माइनस ए। अब आपको क्या लगता है, ये टेंशन क्या बढ़ सकता है या घट सकता है? आप इसके बारे में बताइए, क्या ये बढ़ सकता है या घट सकता है? ये डिपेंड किस पे कर रहा है? मास जितना ज़्यादा रहेगा टेंशन उतना ही ज़्यादा रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिक्स है, लेकिन अब ये टेंशन और ये टेंशन, दोनों टेंशन तो बराबर है, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन किया है, तो जो वैल्यू ये है ये वैल्यू ये। अब इसके बारे में फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इस पर मास फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू मतलब न्यूटन से ये एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg नीचे की ओर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास ऑफ द बॉडी है इसमें, और इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, टेंशन ऊपर की ओर है। लेकिन इसका मूवमेंट किधर है? मूवमेंट इसका अप साइड है, इसका मूवमेंट डाउन साइड था, तो इसलिए इसको हम ज्यादा मान रहे थे, इस फोर्स को कम मान रहे थे। और इसमें मूवमेंट अप साइड हो रहा है, तो ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है। ऐसे केस में T माइनस mg इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पर टेंशन इसका कम मतलब लगेगा, इसका एक्सेलरेशन और इस बॉडी का एक्सेलरेशन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। उतना ही और अगर भी हमको सिस्टम का एक्सेलरेशन मानना हो कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। और ऐसे केस में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? तो अब हमारा मैथमेटिकल अप्रोच सामने आएगा कि हम लोग कैसे किस तरह से लिखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में लिखा गया है कैपिटल mg माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल MA, और इक्वेशन 2 में लिखा गया है T माइनस mg इज इक्वल टू MA। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन, ये टेंशन और टेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे केस में mg माइनस कैपिटल mg स्मॉल mg इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल MA प्लस स्मॉल ma। और एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ कॉमन हो जाता है g, इसको एक स्टेप और बढ़ा दे तो m माइनस स्मॉल m, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, g इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m a। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अगर हम देखें तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m g और कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा और उतना ही जो है वेलोसिटी को चेंज करते हुए ये अपसाइड जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ये हो गया कैपिटल M माइनस m g और कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये इस तरह का बॉडी का एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको चेंज कर दे पुली में नहीं, थ्रेड में ही हम लटका करके एक बॉल अगर भी रखते हैं, अभी तो पिंजड़ा आपको बताए, यदि मान लेते हैं इसमें एक मास है स्मॉल m और इससे फिर बड़ा मास कैपिटल M रख देंगे। अब इसके केस में हमारे पास में ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम है, तो इसमें पहले कैपिटल M फिर स्मॉल m, दोनों में से किसी को भी पहले हम कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं इसको कंसीडर करते हैं, तो इस पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इसको इस तरह से पॉइंट कैपिटल M बड़ा ब्लॉक ना मान करके एक ब्लॉक छोटा ब्लॉक माने, और इसमें फोर्स ऑफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, दैट इज mg। और चूंकि स्टेशनरी है तो ऊपर की ओर भी फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स है ऊपर की ओर टेंशन T। ध्यान दीजिएगा, अभी हम T कंसीडर कर रहे हैं, T। उसके बाद इसमें तो इसके अलावा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाते हैं, तो इसमें फोर्स क्या लग रहा है, तो उसका मास, अपना मास है तो उसका फोर्स लग रहा है स्मॉल mg। लेकिन ये टेंशन, इसको देखिएगा, ये टेंशन नीचे की ओर, नीचे ये ब्लॉक को जो है ऊपर की ओर खींच रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। अब इसमें देखिए, तो इसमें यहाँ अगर लगाते हैं तो ऊपर की ओर, और ये टेंशन जो है इसको नीचे की ओर, और एक टेंशन और है जो इसको अप साइड की ओर लगाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं T1, इसलिए हमको अब यहाँ T1 मानना होगा, और ये टेंशन है T2, ये टेंशन T2 है। अब इसके लिए देखिए इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है,
इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, इस पर डायरेक्शन तो ये था, लेकिन इस पर डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे T1 अगर इस पॉइंट पे, तो ये जो इसको इस ऊपर की ओर खींच रहा है, तो ये भी उसको नीचे की ओर खींचेगा। ये ब्लॉक इसको ऊपर की ओर खींच रहा है T1 के तहत, तो ये ब्लॉक भी इसको नीचे की ओर खींचेगा, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर टेंशन के रूप में, वो है T1 ही इस पर, और इसको उस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो T2। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की ओर, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें फोर्स नीचे की ओर कौन सा लगा, T1, और अप साइड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो T2। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर अगेन हम बता देते हैं, इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये अभी नहीं मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इस पर एक खिंचाव जरूर है, ये खींच रहा है इसको ऊपर की ओर, और इस फोर्स से, T1 फोर्स से। जब ये इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, तो ये भी उसको उतना ही फोर्स से खींचेगा, T1 फोर्स से नीचे की ओर, और ग्रेविटी इसको खींच रहा है नीचे की ओर। तो ये ब्लॉक भी खींच रहा है और ये ग्रेविटी भी इसको खींच रहा है, लेकिन ये स्टेशनरी है इसलिए क्योंकि इस पर एक धागा जो लगाए हुए हैं वो खींच रहा है ऊपर की ओर। अब एक एक करके हम ये दोनों केस में न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, चूंकि बॉडी स्टेशनरी है तो कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि यदि तोता उड़ने लगा इस पिंजड़े के अंदर में, तो क्या हमको वेट ये कम दिखेगा, मतलब फील होगा या ज्यादा फील होगा? आप इसके बारे में सोचिएगा कि क्या तोता जब इसी पिंजड़े में है उड़ने लगे तो कम फील होगा या ज़्यादा फील होगा? वेट हमारा ये जो हम वेट कर रहे हैं, ये अगर वेइंग मशीन से वेट करेंगे तो उसका रीडिंग बढ़ेगा या घटेगा? आप इसके बारे में सोचिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।